नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं 24 मई के करंट अफेयर की। प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष होता है 23 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो भी कछुए के प्राकृतिक आवास होते हैं उनके संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और जो इनकी अवैध तस्करी होती है उसको रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। अमेरिका की एक एनजीओ है जिसका नाम है अमेरिकन टॉर्टॉइस रेस्क्यू। तो इसी के द्वारा 2001 में पहली बार विश्व कछुआ दिवस मनाया गया था। कछुओं के बारे में आपको ये याद रखना है कि भारत में ऑलिव रेडली नाम का कछुआ मिलता है और थाईलैंड जो कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है वहाँ पर लेदर बैक नाम का कछुआ अभी दिखाई दिया था। कुदोज किस राज्य के एनजीओ की एक पहल है? तो यह पहल है मणिपुर राज्य के एक एनजीओ की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यह पहल चर्चा में क्यों आई? तो संयुक्त राष्ट्र बात हो रही है यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन का कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है उसके लिए इन्होंने 10 वैश्विक पहल यानी कि 10 ग्लोबल इनिशिएटिव की घोषणा की है और उसमें मणिपुर के इस कुदोज पहल को भी शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, मणिपुर की जो एनजीओ है या आल, इसी के द्वारा एलजीबीटीक्यू समुदाय के जो लोग हैं, इसके अलावा जो मजदूर लोग हैं या फिर एड्स प्रभावित लोग हैं, उनको इसी पहल के अंतर्गत भोजन के साथ साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा दी जा रही है। इसीलिए यह चर्चा में है। और आज की जो वीडियो होगी शाम की, उसमें हम लोग यह जानेंगे कि किस प्रकार से करंट अफेयर की हम तैयारी कर सकते हैं और किन टॉपिक के ऊपर मुख्य रूप से हमें फोकस करना है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगी। रात को 8 बजे इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि अलग अलग परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है। और ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, उसकी क्विज दे सकते हैं और पीडीएफ भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मौसम विभाग, बात हो रही है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। तो इसने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए किस ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है इन्होंने उमंग ऐप में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उमंग ऐप के बारे में। उमंग का पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यह जो ऐप है 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी और इसे लॉन्च किए जाने का उद्देश्य यह था कि सरकार से संबंधित या फिर प्रशासन से संबंधित जो भी सेवाएं हैं उन सभी को एक ऐप पर रजिस्टर किया जा सके। तो अब भारतीय मौसम विभाग का जो वेब पोर्टल है उसके बारे में सभी जानकारी आपको ऐप पर भी मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, इस ऐप का नाम है उमंग। भारतीय मौसम विभाग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके महानिदेशक हैं मृत्युंजय मोहपात्रा और इन्होंने अभी हमारे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों की एक सूची जारी की है, जिसमें कुल चक्रवातों की संख्या है 169 और इसमें 13 देश शामिल हैं। और पहली बार भारतीय मौसम विभाग के द्वारा आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, उसे भी अपने मौसम के संबंध में जो प्रेडिक्शन की जाती है उसमें भारतीय मौसम विभाग ने शामिल किया। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए कितनी पहलों को लॉन्च किया? तो इनके द्वारा कुल मिलाकर के 5 नए इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो कौन कौन सी पहल हैं, थोड़ा सा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो हमारे देश के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं उनके 20 छात्रों को 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। फिर वर्ल्ड वाइड क्राइम ब्यूरो का नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट ये अभियान है, इसे भी लॉन्च किया है वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। विश्व वन्यजीव कोष मॉडल भी लॉन्च किया गया। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लुप्तप्राय प्रजातियों की अवैध तस्करी के खिलाफ जो अभियान था इसे भी लॉन्च किया गया है।
और जैव विविधता और जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर एक वेबिनार भी लॉन्च किया गया है वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसके मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी इसके मंत्री हैं और इसकी राज्य मंत्री हैं सुप्रिया सुले। किस देश की अध्यक्षता में गुट निरपेक्ष आंदोलन, बात हो रही है नॉन अलाइन मूवमेंट की, तो इसके स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो इसकी अध्यक्षता की है अजरबैजान ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इसमें भारत की तरफ से जो हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वह शामिल हुए। अभी कुछ समय पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन हुआ था उसमें हमारे पीएम शामिल हुए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का इस समय अध्यक्ष देश है अजरबैजान। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आसियान है, आसियान देशों का इस समय अध्यक्ष देश है वियतनाम। जिस प्रकार से G20 का अध्यक्ष देश है 2020 के लिए सऊदी अरब, उसी प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन का वर्तमान में अध्यक्ष देश है अजरबैजान। अजरबैजान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ओगेट सिरालियो, इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। बात करते हैं नाम की, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की, तो पीएम नेहरू और यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे उस समय के जोसेफ ब्रोज, इनके द्वारा 1961 में बेलग्रेड में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 120। अजरबैजान की राजधानी आपको मिलेगी बाकू में। और आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसकी मुद्रा का नाम बताना है। किस राज्य की सरकार ने सबको मिलेगा रोजगार इस पहल को लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम हैं, चौथी बार इन्होंने शपथ ली है, शिवराज सिंह चौहान जी ने, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको मिलेगा रोजगार नाम की पहल को लॉन्च किया। अब ये पहल है क्या, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारे ये राज्य हैं, जैसे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो बहुत सारे प्रवासी जो मजदूर हैं वह अन्य राज्यों से यहाँ पर लौटे हैं। तो इन प्रवासी मजदूरों का जॉब कार्ड बनाया जाएगा मनरेगा के अंतर्गत और इस जॉब कार्ड बनने के बाद में इनको राज्य में रोजगार दिया जाएगा, जिससे ये अपनी आजीविका का निर्वहन कर सकें। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 की जांच के लिए बुखार क्लिनिक की भी शुरुआत की है, जहां पर लोगों के बुखार की टेस्टिंग की जाएगी और इसकी शुरुआत राज्य के सभी जिलों में की गई है। कोविड-19 के मरीजों को वीडियो कॉलिंग की सुविधा देने के लिए, इसके अलावा उनके मनोरंजन के लिए टीवी सेट देने की भी घोषणा की गई है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने कई सारी योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे कि कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है, जीवन अमृत योजना है, मिशन जीवन शक्ति है, मिड डे मील इन्होंने शुरू किया और देश के पहले राज्य बने। संकल्प योजना भी शुरू की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा और अभी इन्होंने चरण पादुका पहल भी शुरू की है, जिसके अंतर्गत मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे पहनने के लिए। बीएससी व एनएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके रजिस्ट्रेशन शुल्क में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है, तो यहाँ पर 25% की कटौती इन दोनों के द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये प्रश्न पूछ क्या रहा है, देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है, अब इस कंपनी को अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना होता है तो इस कंपनी को कुछ शुल्क देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अब बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी ने यह कहा है कि जो आपका शुल्क अभी तक लगता था उसमें हम 25% की कटौती करेंगे। मतलब कि अगर 100 रुपये का शुल्क लगता रहा होगा अभी तक, तो अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए 75 रुपये ही देने पड़ेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया का 10वें नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। वहीं पर बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। अध्यक्ष हैं जीसी चतुर्वेदी और एमडी और सीईओ हैं विक्रम लिमाये। अमेरिकी इक्विटी फर्म जिसका नाम है KKR, तो इसने किस टेलीकॉम कंपनी में 2.32% के शेयर खरीदने की घोषणा की है, यानी कि खरीद लिया है। तो ये इन्होंने खरीदा है रिलायंस जियो में। तो
तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो रिलायंस जियो कंपनी है ये लगातार अपने शेयर को बेच रही है। सबसे पहले फेसबुक के द्वारा सबसे बड़ी हिस्सेदारी खरीदी गई 9.99% की। उसके बाद में सिल्वर लेक कंपनी के द्वारा 1.15% हिस्सेदारी खरीदी गई। फिर बात करते हैं बिस्टा इक्विटी पार्टनर्स की, तो इनके द्वारा 2.32% हिस्सेदारी खरीदी गई। और इसके अलावा जनरल इक्विटी फर्म के द्वारा 1.34% की हिस्सेदारी खरीदी गई। तो KKR पांचवा फर्म बन गया है जिसने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी खरीदी है। मई 2020 में किस देश ने स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है जापान ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये है क्या? तो यहाँ पर जो स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन को लॉन्च किया गया है इसके अंतर्गत जापान के द्वारा जो भी उपग्रह लॉन्च किए गए हैं उन सभी उपग्रहों की निगरानी की जाएगी, यानी कि उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, आपस में टकराने ना पाए, इन सभी की मॉनिटरिंग की जाएगी स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन के अंतर्गत। जापान की राजधानी टोक्यो में मिलेगी। टोक्यो में अगले साल ओलंपिक भी होना है। मुद्रा यहाँ की है येन, पीएम यहाँ के हैं शिंजो आबे। और जापान में नए युग की शुरुआत हुई है जिसका नाम है रीवा। नारुहितो यहाँ के नए सम्राट बने हैं। ये आप देख सकते हैं जापान का मैप। जापान मुख्य रूप से 4 प्रमुख द्वीपों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा होकाइडो द्वीप, उसके बाद में है होन्शु द्वीप जहां पर इसकी राजधानी टोक्यो आपको मिलेगी, फिर है शिकोकू और उसके बाद में है क्यूशू। तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा जो इसका द्वीप है उसका नाम है होन्शु। किस राज्य की सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की है केरल राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, इनके द्वारा केरल कार्टून अकादमी में इसकी शुरुआत की गई। अब इसके अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए जो चित्रकार हैं वे दीवारों पर कार्टून बनाते हैं जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके कोविड-19 के बारे में। तो पहले चरण में 14 जिलों में ये प्रोग्राम चलाया गया, बाद में इसे 28 जिलों तक विस्तारित किया जाएगा। ICMR, बात हो रही है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की। तो इसने किस दवा के उपयोग के नियमों में बदलाव किया? तो इस दवा का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यह मलेरिया की एक दवा है। तो मैंने आपको पहले भी इस दवा के बारे में बताया था कि इसका प्रयोग एजिथ्रोमाइसिन के साथ में कोविड-19 के पेशेंट के इलाज में अभी तक किया जा रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा इसे शेड्यूल 1 में भी डाला गया था। तो अब यहाँ पर ICMR ने इसके संबंध में जो गाइडलाइंस है उसमें परिवर्तन किया है। इन्होंने कहा है कि अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर अगर लिखेगा तभी मेडिकल स्टोर के द्वारा इसे दिया जाएगा। इससे पहले भी व्यवस्था थी कि डॉक्टर कोई लिखेगा तभी मिलेगा, लेकिन अब रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ पर ICMR की संयुक्त निगरानी परिषद की बैठक हुई जिसमें NCDC, WHO और NDMA शामिल हुए। इसमें एक खास बात यह भी बताई गई है कि 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन बच्चों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का उपयोग नहीं करना है। साथ ही साथ यहाँ पर यह बताया गया है कि किन लोगों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा दी जाएगी। इसके कई साइड इफेक्ट भी देखने को मिले हैं, इसीलिए यहाँ पर ICMR ने इसके जो दिशा निर्देश उसमें बदलाव किया है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के निर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो अभी इसके संबंध में रिपोर्ट जारी की गई जिसमें भारत है दूसरे स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं पड़ोसी देश चीन की। तो ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो किट है इसका सबसे बड़ा निर्माता है और वर्तमान में भारत में प्रतिदिन 2 लाख से ज़्यादा PPE किट का उत्पादन किया जा रहा है। जब हमारे यहाँ पर लॉकडाउन नहीं हुआ था या कह सकते हैं कोविड-19 का प्रकोप नहीं था तो उस समय भारत बहुत ही कम मात्रा में इसे बनाता था, लेकिन अब भारत में बहुत बड़ी मात्रा में PPE किट का निर्माण किया जा रहा है। किस राज्य की सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट को लागू किया? तो ये लागू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यह एक्ट है क्या? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट की, तो इसके अंतर्गत जो हमारा डाक होता है, टेलीग्राफ हो गया, हवाई अड्डे हो गए, बंदरगाह हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी की एक सूची बनाई जाती है और यहाँ पर
ये घोषणा की जाती है कि इनसे जुड़े हुए जो भी कर्मचारी हैं वह एक निश्चित समय तक कोई हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो 6 माह के लिए इनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति ESMA के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो बिना वारंट के उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और 1 वर्ष की जेल भी उसे हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की गई, जो कि भारत का पहला राज्य बना। पूल परीक्षण की शुरुआत की गई, उसमें भी ये भारत का पहला राज्य बना। इन्होंने अपने सभी कम्युनिटी किचन को जियो टैग किया, यानी कि सभी की जानकारी गूगल पे उपलब्ध कराई। अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र नाम का पोर्टल भी इन्होंने शुरू किया। सभी रेड जोन में इन्होंने आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग को भी मंजूरी दी। तो इन सब कारणों से उत्तर प्रदेश रहा है न्यूज में। फिक्की FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है जानवी फूकन की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो फिक्की का नाम आपने पहले सुना होगा। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी अध्यक्ष कौन है? तो संगीता रेड्डी इसकी अध्यक्ष हैं। तो फिक्की की ही एक महिला विंग है जिसका नाम है FLO, यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई है जानवी फूकन और इन्होंने हरजिंदर कौर का स्थान लिया है। डॉक्टर नेपाल सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस राज्य के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे? तो ये पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा भाजपा के पूर्व सांसद रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में भाजपा के प्रचार में इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। तो अब इनका निधन हो गया है। एस्ले कूपर, जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ, किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे टेनिस से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एस्ले कूपर की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी थे और 8 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ये जीत चुके थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्ले कूपर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे, तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। INLCU L57 कहाँ पर कमीशन किया गया? तो ये कमीशन किया गया है अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। गोल नाम का जो प्रोग्राम है, यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, इसे शुरू किया है फेसबुक कंपनी ने। किसके साथ में मिलकर के? जो हमारे यहाँ पर जनजातीय मामलों का मंत्रालय है। समर्थ क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल के तहत निर्मित पहली तटरक्षक शिप कौन थी? तो ये शिप थी ICGS समर्थ और अभी इसकी 7वीं शिप भी जलावतरण की गई है जिसका नाम है ICGS सचेत। और इसका निर्माण किसने किया है? तो निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने और गोवा में ही इसे कमीशन किया गया है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि INLCU L57 इसे बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी ने, जिसका मुख्यालय आपको कोलकाता में मिलेगा। भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है कोबास 8000 और ये इंस्टॉल की गई NCDC में, जो कि आपको मिलेगा दिल्ली में। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक तो ये हैं मृत्युंजय मोहपात्रा जी। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, कोरोना वायरस मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के पहले देश की। महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? चीनी E-स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन रहे? और सुजलाम सुफलाम किस राज्य की योजना है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। सामने वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।